मैं हूं विजय मोदी और आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल मोदी केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 12th में पूछा जाने वाला टॉपिक है और नीट में भी आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिक का IUPAC नोमेनक्लेचर है, जो सबसे मोस्ट टॉपिक में से एक है। दोस्तों, IUPAC नोमेनक्लेचर हम क्लास 11th में पहले से सीख चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने जो IUPAC किया था वो सहसंयोजी यौगिक यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स में किया था। लेकिन अब अपने को वही चीज पढ़नी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उप सहसंयोजी यौगिकों के लिए। तो आज का टॉपिक अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैंने बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में ये टॉपिक समझाया है, तो आज की क्लास लेना ना भूलें ताकि आपको आइसोमेरिज्म यानी समावयता को आसानी से समझा जा सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और यही हमारी इच्छा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का लाभ उठा सके। और जब भी आप अपने चैनल हमारे चैनल पर आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो आपका फिर से वेलकम है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज का अपना जो टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजी यौगिकों में समावयवता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से आपके क्वेश्चन IIT नीट में भी पड़ता है और 12th एग्जाम में भी आपको इनमें से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, एक तो पढ़ेंगे अपने डेफिनेशंस ऑफ आइसोमेरिज्म यानी समावयवता की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, समावयवता कितने प्रकार की होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो पढ़ने वाले हैं। एंड एग्जांपल ऑफ आइसोमेरिज्म, समावयवता के जो उदाहरण है, हमें क्या क्या दिया जाता है, हमें कैसे उसको सॉल्व करना है, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म यानी आइसोमेरिज्म समावयवता की परिभाषा क्या होती है। The phenomenon in which more than one compound have the same chemical formula but the different chemical structure। इसको मैं इस प्रकार बोल सकते हैं कि दो एक जैसी शक्ल वाले इंसान हैं जो देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। उनका केवल देखने में जो स्ट्रक्चर है, उनकी शक्ल है वो सेम है, लेकिन उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। ऐसे ही प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो देखने में हमें एक ही फॉर्मूला के रखते हैं, उनमें जितने परमाणु हैं वो सेम है, लेकिन उनके जुड़ने का जो तरीका होता है उस कंपाउंड में वो अलग अलग होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जिनके फॉर्मूला सेम हो लेकिन जिनमें केमिकल स्ट्रक्चर यानी रासायनिक जो संरचना होती है, उनके जुड़ने का जो तरीका होता है, बंधित होने का जो तरीका होता है वो तरीका अलग हो, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म यानी समावयवता कहते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं तो अपने पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 CH3। एक कंपाउंड और है CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब दोनों कंपाउंड में अगर अपने देखें तो इस कंपाउंड में अगर मैं कार्बन की संख्या काउंट करूं तो इस कंपाउंड में टोटल 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। इसका फॉर्मूला बनता है C5। और हाइड्रोजन की अगर संख्या नंबर निकालूं तो 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। तो हाइड्रोजन है वो 12 है। तो इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला बनता है वो C5H12 है। और इस कंपाउंड में भी अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो इसमें भी क्या है, कार्बन तो 5 ही है और हाइड्रोजन भी इसमें क्या है, 12 ही है। तो इन दोनों कंपाउंड में सेम चीज क्या है, इन दोनों कंपाउंड में सेम ही है कि इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है। इन दोनों का फॉर्मूला सेम है यानी नंबर ऑफ एटम जो भी है वो सेम है। लेकिन ये वाला जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है ये तो अपने क्या है, 5 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है। तो ये इस कंपाउंड का नाम तो अपने क्या है, N-पेंटेन है। और ये वाला जो कंपाउंड है इसमें 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में एक कार्बन क्या है, प्रतिस्थापी के रूप में, जिसे हम कॉमन नेम में आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो कंपाउंड है 5 कार्बन वाला ये आइसोपेंटेन है, वो अपना एन पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन। तो ये कंपाउंड तो दोनों अलग अलग है लेकिन सेम चीज एक एक, बस इनका फॉर्मूला क्या है वो सेम है। तो ये दोनों कंपाउंड जिनके फॉर्मूले सेम है
लेकिन जिनके स्ट्रक्चर अलग है, जुड़ने का तरीका अलग है, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर यानी समावयवी कहला रहे हैं। और इन आइसोमर बनाने की जो प्रोसेस है, सेम फॉर्मूला वाले कंपाउंड नेचर में पाए जाने की जो प्रोसेस है, उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये जो कंपाउंड है, ये अपने क्या है, सहसंयोजी यौगिकों का मैंने एग्जांपल लिया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे इस टॉपिक में, इस क्लास में, उप सहसंयोजी यौगिकों के आइसोमर यानी समावयवी कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो होगी अपनी परिभाषा आइसोमेरिज्म की। अब अपने चलते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म यानी समावयता कितने प्रकार की होती है। आइसोमेरिज्म में सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म में वो टू टाइप्स की है। फर्स्ट इसका टाइप रहेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता, और जो दूसरा इसका प्रकार है वो रहेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावयवता। ये आपके त्रिविम समावयता कहलाती है और ये आपके संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। उप सहसंयोजी यौगिकों में संरचनात्मक समावयता चार प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यानी आयनन समावयवता। सेकंड होती है कोऑर्डिनेशन समा आइसोमेरिज्म मींस उप सहसंयोजन समावयवता। थर्ड टाइप है लिंकेज आइसोमेरिज्म यानी बंधनी समावयवता। और फोर्थ है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म यानी जल योजन समावयवता या हाइड्रेट समावयता भी इसको बोलते हैं। तो ये इसके चार प्रकार है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावयता है वो दो प्रकार की है। फर्स्ट इसका टाइप है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड है आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कहते हैं अपने ज्यामिति समावयवता और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कहते हैं अपने प्रकाशिक समावयवता। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो सहसंयोजी यौगिकों में कार्बन की चेन में जो संरचनात्मक समावयता होती है वो अलग, उसके 5 प्रकार होते हैं लेकिन वो अलग होते हैं उप सहसंयोजी यौगिकों में। और यहाँ पर इनके 5 प्रकार अलग है। सहसंयोजी यौगिकों में जो संरचनात्मक समावयता होती है वो होती है श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह, मध्यावयता, चलावयता। और उप सहसंयोजी यौगिकों में जो संरचनात्मक समावयता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है वो होती है आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, हाइड्रेट, ये 4 प्रकार की है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावयता है वो दोनों कंपाउंड्स में सेम होती है, ज्यामिति और प्रकाशिक मींस जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो इस चैप्टर में हम, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, इन्हीं सारे टाइप्स का हम स्टडी करने वाले, इनके आइसोमर कैसे बनाए जाते हैं, समावयवी कैसे बनाए जाते हैं, उनका अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने ले लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयता। संरचनात्मक समावयता क्या होती है दोस्तों? तो सबसे पहले अगर मैं इसको सरल भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, तो संरचनात्मक समावयता जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल बताए थे कार्बन की 2 चेन के, जिनका दोनों का फॉर्मूला सेम था लेकिन दोनों में जो स्ट्रक्चर थी कार्बन की चेन की, वो स्ट्रक्चर दोनों में अलग अलग थी। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म आइसोमर्स थे दोनों, ये रियल में एक दूसरे के स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समावयवी थे। तो वो कंपाउंड जिनके फॉर्मूला सेम हो लेकिन जिनमें कंपाउंड्स के जुड़ने का तरीका, जिनकी संरचना स्ट्रक्चर अलग अलग हो, वो कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। और ये जो समावयता है इसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो अगर इनको देखें तो दोज आइसोमर इन विच द एटम्स आर कंप्लीटली those isomer in which atoms are completely arranged in a different order, यानी जिनमें जो परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, वो अलग अलग व्यवस्था में होते हैं, बट द मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम। जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था, इनमें अगर फिर से एक एग्जांपल लें तो CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 है। ये ब्यूटेन है, इसमें 4 कार्बन है, वो अपने एकदम सीरियल में सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी फॉर्मूले का एक कंपाउंड और है लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है। इसका भी फॉर्मूला क्या है, C4H10 है, लेकिन इस कंपाउंड में क्या है,
3 कार्बन तो एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो चौथा कार्बन है वो सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी के रूप में जुड़े हुए हैं। इन दोनों कार्बन कंपाउंड्स में रिलेशन क्या है? रिलेशन एक ही है, दोनों का मात्र एक फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में स्ट्रक्चर है जो कंपाउंड की है दोनों ब्यूटेन, लेकिन दोनों में जुड़ने का जो तरीका है, स्ट्रक्चर है दोनों की, वो अलग है। तो ये दोनों जो कंपाउंड्स है वो एक दूसरे के क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर, संरचनात्मक समावयवी है। और इस टाइप के जो कंपाउंड बनने का जो करेक्टर होता है, गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता बोलते हैं। अब संरचनात्मक समावयवता के अगर 4 प्रकार करें तो उनमें से जो पहला प्रकार है संरचनात्मक समावयवता का, वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यानी आयनन समावयवता। आयनन समावयवता क्या होती है दोस्तों? आयनन समावयवता में क्या होता है, इसमें आपको कुछ कंपाउंड मिलते हैं जिनमें आपको लिगेंड के फॉर्म में कुछ ऐसे लिगेंड्स मिलेंगे जो रियल में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, जो ऋणात्मक होते हैं। और उस नेगेटिव लिगेंड के साथ आपको बाहरी की तरफ कोई नेगेटिव आयन भी मिलेगा। तो वो नेगेटिव आयन और जो लिगेंड है जो खुद नेगेटिव है, ये दोनों क्या है? अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं। कई बार नेगेटिव आयन लिगेंड का काम करने लगता है, लिगेंड क्या है? नेगेटिव आयन का काम करने लगता है। तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम रहता है, दोनों में डिफरेंस ये हो जाता है कि एक कंपाउंड में जो लिगेंड के रूप में काम कर रहा था, नेक्स्ट वाले में वो आयन नेगेटिव आयन बन जाता है, और फर्स्ट वाले में जो नेगेटिव आयन का काम कर रहा था, अगले वाले में वो क्या होता है कि लिगेंड की फॉर्म में काम करता है। तो द कंपाउंड विच गिव डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन, वो कंपाउंड जो सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग आयंस देते हैं, although they have the same composition, जबकि उनका फॉर्मूला है वो सेम है, that are called ionization isomer, वो कंपाउंड्स एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, ये जो अपने आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, इन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आप इनको ज्यादा आसानी से तब समझ पाओगे जब आप इनके एग्जाम्पल लेते हो। एग्जाम्पल से आप इनकी क्या है? डेफिनेशन बना सकते हो। तो आपको डेफिनेशन पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एग्जाम्पल से क्या है? इनकी डेफिनेशन बना सकते हो। जैसे मैं अपने को ये कहा गया है कि ये दो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड के अपने को आयोनाइजेशन आइसोमर बनाने हैं। फर्स्ट वाले कंपाउंड में मैंने थोड़ा अलग तरीके से इसको लिखा है, सेकंड वाले कंपाउंड में इसको रियल तरीके से लिखा गया है। जैसे फर्स्ट वाला कंपाउंड है, इसमें CONH3 का होल 5 BrSO4 है। अपने को क्या करना है? इस कंपाउंड का सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखना है। अपने को पता है कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमेशा क्या होता है? एक बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, और बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले हम मेटल को लिखते हैं, फिर हम लिगेंड्स को लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करने के बाद हम क्या करते हैं? आयंस को लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको लिखने का प्रयास करें कंपाउंड को, तो अपने क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, इस बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले हम जो मेटल है अपनी कोबाल्ट, उस मेटल को लिखेंगे। अब मेटल के साथ लिखने के बाद हम क्या करते हैं? हम लिगेंड को लिखते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि दोस्तों किसी भी कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या, वो 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, या उसमें 6 से ज्यादा लिगेंड जुड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अपने पास क्या देखो, 5 तो अपने पास अमोनिया है, 5 तो अमोनिया है, एक Br है और एक SO4 है। टोटल अपने पास 7 आयन है। हम 6 से ज्यादा लिगेंड की फॉर्म में जोड़ नहीं सकते। इट मीन 7 में से हम 6 तो लिगेंड बनाएंगे और एक आयन को हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अमोनिया को यहाँ लिख देता हूँ, 5 अमोनिया है, NH3 का होल 5। अब बचा Br और SO4, इनमें से आपको क्या करना है? एक को लिगेंड मानना है और एक को आपको क्या करना है? नेगेटिव आयन के रूप में बाहर लिखना है, क्योंकि ब्रोमो Br भी एक नेगेटिव आयन है और SO4 भी एक नेगेटिव आयन। तो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो? एक दोनों में से किसी भी आयन को अंदर लिख दो, तो ये तो आपके काम करेगा लिगेंड का। तो अपने 6 तो हो गए लिगेंड। अब जो आयन बचा है SO4, उसको हम क्या करते हैं? बाहर लिख देते हैं। ये इस जो आपको फॉर्मूला दिया था, इससे मैंने इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में शो किया है। अब इनमें कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। एक तो अपने को क्या है? 6 से ज्यादा लिगेंड करने नहीं है, तो अपने पास क्या थे? 5 तो अमोनिया थे, एक Br था, एक SO4, तो टोटल 7 हो रहे थे। तो ये फिक्स था कि मैं सातों को तो लिगेंड की फॉर्म में लिख नहीं सकता, एक कोई ना कोई तो बाहर जाएगा। अब वो बाहर नेगेटिव आयन के रूप में भी जा सकता है, पॉजिटिव आयन के रूप में भी जा सकता है। लेकिन इनमें अगर देखें तो अमोनिया क्या है? एक न्यूट्रल कंपाउंड है,
और न्यूट्रल कंपाउंड है, ना तो ये नेगेटिव आयन के रूप में काम कर सकता है ना ही पॉजिटिव आयन, तो इसको मैं बाहर तो लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने अमोनिया 500 अमोनिया को क्या अंदर लिख दिया। अब पीछे बचा एक Br और SO4। Br भी एक नेगेटिव आयन है, सल्फेट भी एक नेगेटिव आयन होता है, क्योंकि Br का रियल फॉर्मूला Br माइनस होता है और सल्फेट SO4 2 माइनस होता है, तो दोनों ही नेगेटिव है। तो पॉजिटिव आयन की जगह मैं कुछ लिख नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, दोनों नेगेटिव में से एक नेगेटिव आयन Br को मैंने अंदर लिख दिया और एक सल्फेट आयन जो नेगेटिव है उसको हमने बाहर कर दिया। अब अपने को क्या करना है, इसका आयनन समावयवी यानी आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना है। तो इसका समावयवी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट वाला भाग होता है, अपने ये जो ब्रैकेट वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसको हम ब्रैकेट वाले भाग को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ब्रैकेट के बाहर जो ये होता है इसे हम प्रतिलिगेंड बोलते हैं, एंटी लिगेंड भी कहा जाता है। जो नेगेटिव आयन होता है वो एंटी लिगेंड भी कहलाता है, ब्रैकेट वाला जो पूरा पार्ट होता है इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो बाहर होता है ब्रैकेट के, ये हमेशा एक नेगेटिव आयन होता है और अंदर जो होते हैं वो लिगेंड होते हैं। लिगेंड हमें पता है कि न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर अपने ये वाला जो ब्रोमाइड लिगेंड है, ये रियल में एक नेगेटिव आयन है जो लिगेंड का काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव आयन है तो हम इसको चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं। और बाहर जो सल्फेट आयन है जो नेगेटिव आयन का काम कर रहा है, नेगेटिव आयन तो सारे लिगेंड भी बन सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है इसमें कि अंदर से किसी एक नेगेटिव आयन को बाहर लेके जाना है और बाहर से आपको क्या करना है, बाहर से आपको क्या करना है, जो नेगेटिव आयन है एक उसको अंदर लाना है। तो इसका एक आयोनाइजेशन आइसोमर बनेगा। तो हम इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं, CO अपने पढ़ा है, अमोनिया है वो न्यूट्रल है, तो हम उसको तो बाहर ले जा नहीं सकते क्योंकि बाहर तो केवल नेगेटिव आयन भी रह सकता है। तो 5 अमोनिया तो यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन हमें ये पता है कि Br एक नेगेटिव आयन है, वो बाहर जा सकता है और बाहर जो सल्फेट आयन नेगेटिव है वो लिगेंड का काम कर सकता है। तो हम बाहर से क्या करेंगे, एक सल्फेट आयन को अंदर ले आएंगे और अंदर वाला जो आयन था Br जो नेगेटिव का काम कर सकता है उसको बाहर ले जाएंगे। तो ये अपने एक कंपाउंड और बन जाएगा। इन दोनों कंपाउंड में डिफरेंस देखें तो दोनों कंपाउंड में डिफरेंस ये है कि इसमें Br है, फर्स्ट कंपाउंड में जो Br है वो लिगेंड का काम कर रहा है और सल्फेट है वो एंटी लिगेंड प्रति लिगेंड का काम कर रहा है। सेकंड वाले कंपाउंड ने इन दोनों ने एक्सचेंज किया, इसमें सल्फेट अब लिगेंड का काम करने लग गया और Br जो इतनी देर लिगेंड था वो बाहर आके क्या है, एंटी लिगेंड के रूप में काम करने लग गया। तो दोस्तों आपको करना क्या होता है, अंदर जो लिगेंड होता है नेगेटिव उसको आपको बाहर लाना होता है और बाहर से एक नेगेटिव आयन को क्या है, अंदर लाना होता है। ये आपके क्या होते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर बन जाते हैं, आयनन समावयवी बन जाते हैं। जैसे इसमें अपने को कंपाउंड दिया है PT NH3 का होल 4 Cl2 Br2। मैं इसको अगर वापस लिखूं तो ये अपने बनेगा PT NH3 का होल 4 Cl2 Br2। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाइए, आयनन समावयवी बनाइए। तो हम यहाँ सबसे पहले लिगेंड को ध्यान से देखते हैं कि एक तो लिगेंड अपने अमोनिया है, ये अपने न्यूट्रल कंपाउंड है, और दूसरा जो लिगेंड है वो क्लोरीन है जो नेगेटिव होता है। तो हमें करना क्या है, अगर ये कहा जाए कि इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाओ तो हम यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक नेगेटिव आयन को बाहर लेके जाएंगे, किसी एक नेगेटिव आयन यानी क्लोरीन को हम यहाँ पर बाहर लेके जाएंगे और बाहर से कोई एक नेगेटिव आयन को हम अंदर लाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर क्योंकि दो क्लोरीन नेगेटिव आयन है, दोनों को आप बाहर लेके जा सकते हो और बाहर से दोनों ब्रोमीन क्या है, अंदर ला सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी कंपाउंड दे उसका एक ही आइसोमर बनाना है, आप वो कोई भी बना सकते हो। तो इस कंपाउंड में अगर मैं लिखूं तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अपने PT अपने पड़ा है, अमोनिया को मैं बाहर लेकर जा नहीं सकता क्योंकि एक उदासीन कंपाउंड है। अब मैं क्या करता हूं, अंदर से एक क्लोरीन को बाहर ले जाता हूं, तो बाहर से एक ब्रोमीन क्या होगा, अंदर आ जाएगा। अब बाहर एक Br तो नेगेटिव आयन के रूप में पहले से पड़ा था, एक अंदर से जो Cl है वो भी क्या हुआ, नेगेटिव आयन के रूप में क्या है, बाहर आ गया। तो ये मैंने क्या किया, इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बना दिया।
तो आयोनाइजेशन आइसोमर यानी आयनन समावयवी बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर कोई नेगेटिव आयन होना चाहिए, बाहर अंदर कोई नेगेटिव आयन वो लिगैंड का काम कर रहा हो और बाहर भी एक नेगेटिव आयन हो। तो आपको करना क्या है, दोनों नेगेटिव आयन को लिगैंड बनाना है, लिगैंड को आपको नेगेटिव आयन बनाना है। तो इससे वो कंपाउंड क्या होगा, एक दूसरे का आयनन समावयवी यानी आयोनाइजेशन आइसोमर बन जाएगा। आया समझ में? अब चलते हैं अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी संरचनात्मक समावयता के दूसरे प्रकार में, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी उपसहसंयोजन समावयवता। इसे हम उपसहसंयोजन समावयता बोलते हैं हिंदी में। उपसहसंयोजन समावयता में आपको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पहचानना बहुत आसान है। आपको इनको जब मैंने आईयूपीएसी नामकरण करवाए थे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कराया था, तो वहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आपको बताए थे जिनमें कंपाउंड में क्या होता है, दो ब्रैकेट वाले पार्ट होते हैं। यहां पर भी एक मेटल होता है, यहां पर भी एक मेटल होता है, इस मेटल से भी कुछ लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, इस मेटल से भी कुछ लिगेंड जुड़े होते हैं। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड है जिनमें ये दो ब्रैकेट यानी जिनको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, समन्वय मंडल बोलते हैं, समन्वय सत्ता कहते हैं, जितने भी ऐसे कंपाउंड है जिनमें दो दो ब्रैकेट वाले पार्ट होते हैं, वो कंपाउंड हमेशा क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उपसहसंयोजन समावयता दर्शाते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए और आपको पूछ ले कि ये कौन से आइसोमेरिज्म दर्शाएगा, तो आप दो ब्रैकेट पार्ट वो देखते ही समझ जाओ कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी उपसहसंयोजन समावयता दर्शाने वाला है। इनमें आपको करना क्या है, इस पहले वाले ब्रैकेट का जो लिगेंड है वो इस मेटल को देना है और सेकंड वाले मेटल का जो लिगेंड है वो इस मेटल को देना है। बस इनमें क्या होता है, लिगेंड एक्सचेंज होते हैं। तो अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म in which the composition of the coordination complex ion varies. It means जिन कंपाउंड्स में संरचनात्मक समावयवियों में लिगेंड एक्सचेंज होता है मेटल्स के बीच में, उन्हें हम एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं, उपसहसंयोजन समावयवी कहते हैं। और इस तरह की जो समावयवता होती है उसे हम उपसहसंयोजन समावयवता बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको देखते ही पहचान जाओ। यहाँ पे मैंने दो ब्रैकेट वाले पार्ट दे रखे हैं, एक ब्रैकेट वाला भाग ये है और एक ब्रैकेट वाला भाग ये है। अब आपको कह दें कौन सी समावयवता होगी, तो डायरेक्ट है कि आपके इसके पास उपसहसंयोजन समावयवता होने वाली है। इसमें क्या है, फर्स्ट अगर कंपाउंड देखें तो इसमें मेटल के रूप में क्या आपके पास कोबाल्ट है और इसके साथ जुड़े हुए हैं 6 अमोनिया लिगेंड की फॉर्म में। सेकंड जो ब्रैकेट है उसमें मेटल के रूप में क्रोमियम काम कर रहा है और उसमें लिगेंड की फॉर्म में जुड़े हुए 6 क्लोरीन। आपको करना क्या है, यहां से कोबाल्ट के जो लिगेंड है वो क्रोमियम को देने और क्रोमियम के जो लिगेंड है वो कोबाल्ट को देने। तो इसका जो आइसोमर बनेगा वो कैसे बनेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि रियल में हो तो क्या रहा है, इनमें लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन लिखते टाइम हम क्या करेंगे, मेटल को चेंज करेंगे। तो अभी पहले वाले कंपाउंड में यहाँ पर कोबाल्ट लिखा हुआ था, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले लिख दूंगा क्रोमियम और अमोनिया को यहीं पड़ा रहने दूंगा। तो CrNH3 का होल 6, पहले कोबाल्ट के साथ अमोनिया जुड़े हुए थे, अब क्रोमियम के साथ हो गए। अब इधर जो क्रोमियम लिखा था उसमें मेटल, मैं क्रोमियम की जगह कोबाल्ट लिख दूंगा और क्लोरीन को क्या है वहीं पर पड़ा रहने दूंगा। तो लिखने में तो अपने को मेटल को इधर से इधर लिखना है, लेकिन रियल में हम ये बोलते हैं कि इनमें एक्सचेंज हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है वो लिगेंड का हुआ है कि पहले जो 6 अमोनिया थे वो कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए थे, इसमें 6 अमोनिया क्रोमियम के साथ हो गए, इसमें जो 6 क्लोरीन थे वो क्रोमियम के साथ थे, इसके दूसरे यौगिक में क्या है कोबाल्ट के साथ हो गए। तो ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, एटम सेम है, बस जो टाइप ऑफ जॉइंट है, जुड़ने का जो तरीका है वो अलग है। ऐसा ही ये कंपाउंड है, इसमें देखो। अब इनमें समस्या क्या आती है कि इधर भी कंपाउंड के रूप में प्लेटिनम है अपने पास, इसमें भी दो पार्ट है, PtNH3 का होल 4 और इसमें भी मेटल सेम है Cl4। तो अब आप क्या करोगे, मेटल चेंज कैसे करोगे, दोनों में मेटल सेम है तो कंपाउंड भी सेम बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि पहला जो प्लेटिनम है उनमें तो दोनों में मेटल अलग था, तो हमने इसके लिगेंड इसके साथ इसके लिगेंड, अब दोनों में मेटल सेम है, अगर आप मेटल चेंज भी कर दोगे तो फॉर्मूला तो सेम बनेगा।
तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो पहला प्लेटिनम है उसके साथ 4 लिगेंड अमोनिया के हैं और सेकंड जो प्लेटिनम है उसके साथ 4 लिगेंड है वो क्लोरीन के हैं। तो अब इसको चेंज करने के लिए क्या करो, इन 4 अमोनिया से सारे अमोनिया भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर वो फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो आप क्या करो, 4 अमोनिया में से 1 या 2 अमोनिया उसको दे दो और बदले में एक्सचेंज में क्या करो, उससे 1-2 क्लोरीन है वो अपने पास ले लो। तो हम इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, पीटी फर्स्ट मेटल पड़ी है, यहाँ 4 अमोनिया थे, उनमें से मैं क्या करता हूँ, मान लो 1 अमोनिया उस वहां से एक्सचेंज कर देता हूँ। तो जो यहाँ से 1 अमोनिया गया है उसके बदले में उनसे हम क्या करते हैं, एक क्लोरीन को ले लेते हैं। तो अपना कंपाउंड हो गया पीटी, NH3 का होल 4 की जगह 3 हो गया, एक Cl आ गया। और सेकंड जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, समन्वय मंडल है, उसमें प्लेटिनम के साथ 4 क्लोरीन थे लेकिन इनमें से 1 क्लोरीन तो मैंने उधर भेज दिया, तो यहाँ 3 ही बचे। और वहां से क्या है, 1 क्लोरीन की जगह 1 अमोनिया है वो एक्सचेंज होकर यहाँ पहुंच गया। तो इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो जाएंगे एक दूसरे के। आया दोस्तों, बहुत सिंपल है। ब्रैकेट वाला पार्ट देखते ही समझ जाओ कि इनमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी उपसहसर्जन समावेता चलने वाली है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो तीसरा पार्ट है, संरचनात्मक समावेता का जो तीसरा प्रकार है, वो है अपने लिंकेज आइसोमेरिज्म यानी बंधनी समावेता, हिंदी में इसे बोला जाता है, इसे हम बंधनी समावेता कहते हैं। बंधनी समावेता को भी पहचानना बहुत आसान है। आपको देखना क्या है, इसके एग्जांपल में नीचे इसके साथ ही बता रखे हैं। आपको एग्जांपल में देखना क्या है कि आपका जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसमें अगर आपको एक भी ऐसा लिगेंड मिल जाए जो उभयदंती हो, यूनिडेंटेंट हो। उभयदंती लिगेंड में मैंने बताया था कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें लोन पेयर एक या एक से ज्यादा एटम के पास होते हैं। जैसे मान लो एक लिगेंड है AB, अब इसमें क्या लोन पेयर इसके पास भी है और इसके पास भी है, लेकिन एक टाइम में या तो वो लोन पेयर A देगा तो उस समय B अपना लोन पेयर नहीं देगा, और उस समय अगर B ने अपना लोन पेयर दे दिया है तो उस समय A नहीं देगा। लोन पेयर दोनों के पास है। तो कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें लोन पेयर 2 या 2 से ज्यादा एटम के पास होते हैं लेकिन देने का काम है वो एक जना ही करता है, उन्हें हम उभयदंती लिगेंड या यूनिडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे साइनाइड। साइनाइड में क्या होता है, एक लोन पेयर कार्बन के पास भी होता है, नाइट्रोजन के पास भी होता है, लेकिन एक टाइम में एक जना देता है, तो ये एक उभयदंती लिगेंड है। नाइट्राइट आयन, NO2 माइनस, NO2 माइनस में एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे भी होता है, एक लोन पेयर क्या है, एक्टिव लोन पेयर है, वो ऑक्सीजन पे भी है, लेकिन एक टाइम में क्या है एक जना ही देता है। तो नाइट्राइट आयन भी क्या है, एक उभयदंती लिगेंड है। इसके अलावा अपने थायोसाइनाइड होता है, SCN माइनस। SCN माइनस में सल्फर के पास भी एक लोन पेयर होता है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है। तो दोनों में से लोन पेयर तो दोनों के पास है लेकिन एक टाइम में देने का काम क्या है, कोई एक जना ही करता है। तो ये सारे क्या है, मोनोडाइडेंट है, एक दंतुल लिगेंड है, लेकिन लोन पेयर क्या है, 2 जनों के पास है। जब भी आपको किसी कंपाउंड में इनमें से कोई एक भी लिगेंड दिख जाए तो उस कंपाउंड में फिक्स है लिंकेज आइसोमेरिज्म होने वाली है, बंधनी समावेता चलने वाली है। तो इस कंपाउंड को अगर हम देखें फर्स्ट एग्जांपल को, तो इस फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, क्रोमियम मेटल है, 5 वाटर लिगेंड्स है और एक साइनाइड है जो उभयदंती लिगेंड यानी यूनिडेंटेंट लिगेंड है। इट मींस फिक्स है, इसमें अब अपने को सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होने वाली है। लिंकेज आइसोमेरिज्म में करना क्या है, उभयदंती लिगेंड में होता क्या है कि साइनाइड में क्या है, जुड़ने का काम C भी कर सकता है लेकिन लोन पे देने का काम नाइट्रोजन भी कर सकता है। नाइट्राइट में N भी कर सकता है और O भी कर सकता है, थायोसाइनाइड में सल्फर भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। लेकिन उस समय जो लोन पे देके देता है उसको हम क्या करते हैं, लिखते समय पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या है CN लिखा है, इट मीन्स क्रोमियम को लोन पे देने का काम यहाँ पर फिक्स है, कार्बन ने किया हुआ है। लेकिन लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास भी तो होते हैं, नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो इसमें चेंज क्या होता है, चेंज ये होता है कि उभयदंती लिगेंड में एक बार अगर आपको ये कहा गया कि इसमें कार्बन ने लोन पेयर दे रखा है, तो इस बार आप क्या करो, इसको थोड़ा सा चेंज करके नाइट्रोजन को लोन पेयर देने का काम करना होगा। तो आप कंपाउंड कैसे लिखोगे, CrH2O का होल 5 है। अभी मैंने CN लिखा था, CN का मीन कार्बन ने दिया था, अब लोन पेयर क्या है, नाइट्रोजन देने वाला है। तो मैं इसी कंपाउंड को क्या अब
NC के रूप में लिखूंगा। तो NC ब्रैकेट हो गया बंद और बाहर है Cl2। तो ये दो कंपाउंड हो गए। अब इन दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन जुड़ने का तरीका है वो अलग है। इसमें कार्बन लोन पे देके Cn की फॉर्म में जुड़ रहा है, इसमें नाइट्रोजन है वो लोन पे देके NC की फॉर्म में जुड़ रहा है। NC को हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, Cn को हम क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। ऐसे ही अपना दूसरा जो एग्जांपल है वो है CONH3 का होल 5 NO2Cl2। अब अपने को ये कहता है इसमें कौन सी समावेयता होगी, तो हमें लिगेंड के रूप में एक उभयदंती लिगेंड दिख रहा है, यूनिडेंटेड लिगेंड दिख रहा है। समझ जाओ इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होने वाली है, बंधनी समावेयता होने वाली है, क्योंकि NO2 है नाइट्राइट आयन होता है जो एक यूनिडेंटेड लिगेंड है जिसमें लोन पेयर नाइट्रोजन भी दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है। क्योंकि मैंने N को पहले लिखा हुआ है इट मीन्स इसको लोन पेयर देने का काम है वो नाइट्रोजन ने किया हुआ है, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन भी लोन पेयर देने का काम कर सकता है। तो हमें क्या करना है, बस इसको चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे CONH3 का होल 5। अभी N ने दिया था, अब लोन पेयर देने का काम करेगा O के साथ हम जोड़ेंगे N और N के साथ जोड़ेंगे ONO लिखेंगे और ये बाहर पड़ा है Cl2। इट मीन्स अब लोन पेयर देने का काम क्या है, कोबाल्ट कर रहा है ना, ऑक्सीजन कर रहा है नाइट्राइट आयन में। तो ये हो गए इनमें लिंकेज आइसोमर, बंधनी समावयवी। तो क्या चेंज हुआ, ऐसे कंपाउंड जिनमें यूनिडाइडेंट लिगेंड जुड़े हो, जिनमें लिगेंड के एटम जुड़ने का तरीका बदल जाए, वो एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर कहलाते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो आइसोमर विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिनका फॉर्मूला सेम हो बट डिफर इन द लिंकेज ऑफ लिगेंड एटम, लेकिन जिनमें लिगेंड के जुड़ने का तरीका अलग हो, कोई एक लिगेंड है जिनके जुड़ने का तरीका अलग हो, टू द सेंट्रल सेंट्रल एटम से जुड़ने का तरीका अलग हो, वो एक दूसरे के क्या है, लिंकेज आइसोमर कहलाते हैं। समझ में बहुत सिंपल है। अब चलते अपने फोर्थ स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समावेयता का फोर्थ टाइप है अपने हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट समावेयता। इसे हम जल योजन समावेयता भी बोलते हैं, वाटर एडिशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं हाइड्रेट क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रेट। तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके फॉर्मूले में वाटर है वो .H2O के फॉर्म में जुड़ा गया है, जैसे दावन सोडा जो वॉशिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या है 10 मोल वाटर होता है, वो इस फॉर्म में जुड़ा होता है। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर किसी एक फॉर्मूले के साथ जुड़े हो तो उसे हम हाइड्रेट कहते हैं। तो इस कंपाउंड का अगर हम केमिकल नेम बोले तो इसका फुल नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम हाइड्रेट की फॉर्म में बोलते हैं। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं CrCl3.6H2O का। इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो एक क्रोमियम है, 3 Cl है और 6 मोल है वाटर है। दोस्तों इस फॉर्मूला के नेचर के अंदर क्या है, 3 तरह के कंपाउंड है। वो कंपाउंड कौन सा है, इसका जो एक पहला कंपाउंड है उस कंपाउंड में क्या है मेटल आयन के रूप में काम कर रहा है क्रोमियम, और ये जो 6H2 है ये सारे के सारे 6H2O क्या है उस कंपाउंड में लिगेंड की फॉर्म में काम कर रहे हैं। और जो 3 Cl है हमें पता है कि 6 से ज्यादा हम लिगेंड जोड़ नहीं सकते, तो बचे हुए जो 3 Cl है वो नेगेटिव आयन के रूप में क्या है पड़े हैं। तो ये अपना एक कंपाउंड हो गया CrH2O का होल 6 Cl3। ये जो कंपाउंड होता है ये नेचर के अंदर क्या है वॉयलेट कलर का पाया जाता है, मैंने यहाँ पर कलर शो किया इनके। तो ये जो कंपाउंड है वॉयलेट कलर का है। अब नेचर के अंदर ऐसे ही फार्मूले का एक कंपाउंड और है, लेकिन उसका जो कलर है वो क्या है ब्लू ग्रीन है और नीला हरा कलर है। लेकिन दोनों कंपाउंड में फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पर जो 6 मोल वाटर है वो लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, उस कंपाउंड में यहाँ से 6 में से 1 मोल वाटर है वो कम हो गया है और वो क्या है नेगेटिव आयन के रूप में क्या है बाहर चला गया है। तो उस कंपाउंड में क्या है फॉर्मूला Cr, और जो वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स थे उनमें से यहाँ पर क्या है 5 मॉलिक्यूल ही वाटर के जुड़े हुए हैं, और उस एक मॉलिक्यूल वाटर की जगह बाहर से क्या है
अंदर एक क्लोरीन आया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला है CrH2O का होल 5Cl, और बाहर क्योंकि एक क्लोरीन अंदर आ गया तो उसमें बाहर क्या है, 2 ही क्लोरीन बचे हुए। अब वो जो एक वाटर मॉलिक्यूल था वो कहाँ गया, तो वो दोस्तों क्या है, उसमें .H2O के रूप में हाइड्रेट की फॉर्म में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो है तो इसमें भी 6 मोल वाटर, लेकिन फर्स्ट कंपाउंड में जो 6 मोल वाटर थे वो लिगेंड का काम कर रहे थे। यहाँ पर 6 में से 5 मोल वाटर लिगेंड का काम कर रहे हैं, और 1 मोल जो वाटर है वो हाइड्रेट के रूप में जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन है, नीला हरा है। ऐसा ही एक कंपाउंड और है जिसमें 5 में से क्या है, 1 मोल वाटर और कम करके वो क्या है, बाहर निकल गया है। तो यहाँ पर उस कंपाउंड में क्या है, 4 मोल ऑफ वाटर है, वो लिगेंड का ही काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, 4 मोल वाटर ही लिगेंड का काम कर रहे हैं, और 2 मोल वाटर जो कम हुआ है उसकी जगह उनमें क्या है, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि बाहर से 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन अंदर आ चुके हैं, तो बाहर एक Cl है जो नेगेटिव आयन के रूप में बचा हुआ है, और जो 2 मोल वाटर है उसमें डाईहाइड्रेट के फॉर्म में क्या है, बाहर जुड़े हुए हैं। और ये कंपाउंड है नेचर के अंदर क्या है, बहुत गहरे हरे कलर का है, डार्क ग्रीन कलर का पाया जाता है। तो तीनों का क्या है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन तीनों में क्या है कि जो वाटर है वो अलग अलग है। फर्स्ट कंपाउंड में 6 मोल वाटर है, वो लिगेंड के फॉर्म में काम कर रहे हैं, हाइड्रेट के रूप में एक भी नहीं है। आयोनिक जो स्फेयर होता है, आयोनिक एंटिटी होती है, इसमें एक भी नहीं है। दूसरे कंपाउंड में क्या है, 6 में से 5 मोल वाटर तो क्या है, लिगेंड की फॉर्म में, एक बाहर आयोनाइजेशन आयनिक मंडल में बाहर चला गया है। इसमें 6 में से 4 लिगेंड के फॉर्म में अंदर ब्रैकेट के अंदर है, और 2 मोल वाटर क्या है, बाहर चला गया है। तो इसका अगर हम डेफिनेशन दें तो वो कंपाउंड जिनमें समन्वय मंडल यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और आयोनिक एंटिटी यानी आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होती है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे के क्या है, हाइड्रेट आइसोमर कहलाते हैं। और ये जो करेक्टर है हाइड्रेट आइसोमर बनाने का, इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो द टाइप ऑफ आइसोमर which have same composition but differ in the presence of number of water molecule, जिनमें वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग हो, दोनों ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, वो एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर कहलाते हैं। तो ये अपने क्या है, आइसोमेरिज्म का जो पहला टाइप था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावेता, उसका जो पहला प्रकार है वो अपने कंप्लीट हो गया। अब अगर अपने चलते हैं इसके दूसरे प्रकार में, जैसा कि मैंने बताया था, इसका जो दूसरा प्रकार है वो अपने होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावयवता। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और त्रिविम स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक और त्रिविम समावेता में अंतर क्या है। तो इस अंतर को अगर देखें तो मैंने जो पहले संरचनात्मक समावेता में आपको एग्जांपल बताया था, CH3 CH2 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 या CH3, और इसका दूसरा आइसोमर बताया था CH3 CH CH3 CH3। तो उसमें तो क्या होता है कि कोई एक पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है वो अपनी जगह से हिलता है और अपनी नई जगह पर जाकर क्या होता है, अरेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 3 कार्बन रह गए, और एक CH3 क्या है, वहां से उठकर क्या है, नई जगह चला गया। तो संरचनात्मक समावेता में तो क्या होता है, पूरा का पूरा ग्रुप अपनी बॉन्ड को तोड़ता है और नई जगह जाकर नई जगह अरेंज होकर क्या है, वहां पे एक नया बॉन्ड बना लेता है। तो उससे क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता, जो एटम जहां पर है वो एटम वहीं पर रहने वाला है। इनमें क्या होगा, कोई भी एटम अपने ना तो कोई बॉन्ड तोड़ेगा, ना ही कोई एटम क्या करेगा, अपनी जगह से हिलने वाला है, मतलब नई जगह जाने वाला है। इसमें होता क्या है, जो एटम जहां पर है वहीं पर होंगे, और मेन एटम या सेंट्रल एटम से जो दूसरे एटम जुड़े हैं, जैसे ये इस ग्रुप की अगर बात करें तो इस ग्रुप में क्या है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये जो सेंट्रल एटम से अदर एटम्स जो दूसरे एटम जुड़े होते हैं, इस आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये एटम क्या होता है, अपनी जगह पर खड़े खड़े अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। ये हाइड्रोजन थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा,
ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर चला जाएगा। तो ये एटम क्या करते हैं, कोई बॉन्ड नहीं तोड़ा, जुड़े हुए उसी जगह पर है, उसी एटम से, सेंट्रल एटम से बस अपनी जगह पर क्या रोटेट, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो जब वो 360 डिग्री के एंगल पे घूमकर वापस आते हैं, तब तक क्या होता है, उनके नए नए आइसोमर अपने को मिल चुके होते हैं। तो ये क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें, अ फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिनकी स्ट्रक्चर भी सेम हो, एंड द सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स, यानी जिनमें जुड़ने का तरीका भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट डिफर इन 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ देयर एटम, लेकिन जिनका 3D के अंदर एटम का जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। मतलब पहले एक एटम ऊपर जुड़ा था, थोड़ी देर बाद वो एटम अपनी जगह से हिलकर नीचे आ जाएगा, फिर वो जगह अपने 360 डिग्री के एंगल पर क्या है, वो घूमता रहेगा, जुड़ा वो उसी कार्बन से ही है। ये तीनों हाइड्रोजन क्या है, जुड़े हुए तो इसी कार्बन से है, कोई बॉन्ड इन्होंने कार्बन से तोड़ा नहीं, लेकिन वो अपनी जगह पर क्या है, लगातार क्या है, रोटेट कर रहे हैं। तो उनका अरेंजमेंट है वो 3D के अंदर क्या है, लगातार चेंज हो रहा है। तो ऐसे जो आइसोमेरिज्म होते हैं जिनमें एटम की अरेंजमेंट 3D के अंदर बदली हुई होती है, वो सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के त्रिविम समावयवी यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। और इस ये जो समावयवता होती है, आइसोमेरिज्म होती है, इसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता कहते हैं। तो इनमें आपको कोई कंपाउंड को किसी दूसरी जगह पर बॉन्ड को चेंज नहीं करना है, बस कंपाउंड के जो एटम्स है उनको आपको क्या अपनी जगह पर रोटेट करना है। अगर अपने त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला प्रकार देखें, तो इसका जो पहला प्रकार होता है वो होता है अपने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या जिसे हम कहते हैं ज्यामिति समावयवता। ये अपने हैं ज्यामिति समावयवता। ज्यामिति समावयवता या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक नेम और है जो बहुत ही फेमस है, इसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसे हम समपक्ष विपक्ष समावयवता या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। आप 11th में पढ़ चुके हो पहले भी कि जियोमेट्रिकल यानी ज्यामिति समावयवता होती है, उसमें अपने को क्या होता है कि जब किसी एटम से जुड़े हुए, मान लो कोई एटम एम है, इससे कोई दो ग्रुप है जो सेम जुड़े हुए हैं, जैसे इससे दो ग्रुप ए जुड़ा हुआ है और दो ग्रुप है वो अलग है, एक बी और सी। जब किसी एटम, सेंट्रल एटम से जुड़े हुए दो सेम ग्रुप पास पास में होते हैं, तो उससे तो हम कहते हैं उसका सिस आइसोमर, उससे हम बोलते हैं उसका सिस आइसोमर यानी समपक्ष समावयवी बोलते हैं। और जब किसी एटम से जुड़े हुए जो सेम ग्रुप होते हैं, जैसे इससे दो ए जुड़े हुए, एक ए यहाँ पर हो और एक ए अगर यहाँ पर आ जाए, दो सेम ग्रुप अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उस आइसोमर को हम ट्रांस आइसोमर यानी विपक्ष समावयवी बोलते हैं। तो जब भी आपके नाम आए कि इसके ज्यामिति समावयवी बनाइए कंपाउंड के, आपको क्या करना है, ज्यामिति समावयवी बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, हमेशा उसके सिस और ट्रांस बनाओगे। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नाम आते ही दिमाग में लिया सिस ट्रांस आने वाला है, और सिस ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप को आपने को एक तो पास पास में रखना है, और एक सेम ग्रुप को क्या अपने को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, टू और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कंटेन द सेम नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम, जिनके पास दो या दो है वो सेम एटम है एंड सेम बॉन्ड है, बट विच हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट इन द एटम, यानी उनका 3D के अंदर क्या है अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, वो एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। आपको इतनी डेफिनेशन अपने मन से आप बना सकते हो अगर आपको समझ आ जाए। अपने क्या करेंगे, जो सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उनको दो तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। एक तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे जिनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है, ऐसे कंपाउंड जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है, 4 होती है, एक तो हम उनमें पढ़ेंगे। और एक वो कंपाउंड जिनमें समन्वय संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उन कंपाउंड में हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनकी समन्वय संख्या 4 हो, उनमें सिस और ट्रांस हम कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी पोजीशन पर अगर हम सेम ग्रुप को रखें तो सिस बनेगा, और कौन कौन सी पोजीशन पे ग्रुप को रखें तो ट्रांस बनेगा। और जिन कंपाउंड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उनकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी,
तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि जब भी हमें 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, जब भी हमको 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, उस कंपाउंड की 2 तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है। 4 बॉन्ड बनाते समय 2 तरह की स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर तो अपने ये होती है जिसे हम टेट्राहेड्रल यानी हम चतुष्फलकीय संरचना बोलते हैं, और दूसरा जब भी 4 बॉन्ड होते हैं तो हम इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिनमें हम क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतल संरचना हम इसको बोलते हैं। जिनमें 4 बॉन्ड बनेंगे, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, आप 2 तरह की स्ट्रक्चर बना सकते हो। लेकिन जब आपको ये कहा जाए कि समन्वय संख्या 4 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स में सिस और ट्रांस समवायवी बनाइए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलक की स्ट्रक्चर, ये आपको नहीं बनानी है। इसका कारण क्या होता है कि जिन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है वो कभी भी सिस ट्रांस बना ही नहीं सकते, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये जो 4 बॉन्ड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, फोर्थ, इन सब के बीच का जो एंगल होता है वो 109.28 डिग्री का होता है। और ये सारे के सारे जो पोजीशंस होती है, इनकी चारों जो पोजीशंस होती है, ये चारों पोजीशन क्या होती है, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर होती है, बराबर दूरी पर होती है। बराबर दूरी पर है तो अगर आप किसी एक ग्रुप को पास पास वाली पोजीशन पे रखोगे तो इनमें क्या है, क्योंकि सारे जो पोजीशन है वो पास पास में है, तो आप इसमें विपक्ष तो बना ही नहीं पाओगे, और विपक्ष नहीं बनेगा इसका मतलब आप इसमें ट्रांस तो बना ही नहीं सकते। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समवायता का मतलब यही होता है कि एक ही कंपाउंड में सिस भी बनना है, ट्रांस भी बनना, लेकिन जिनकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है उनमें ट्रांस तो बनता ही नहीं है, क्योंकि चारों पोजीशन एक दूसरे के इक्वल होती है। इसलिए ऐसे कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है वो इस प्रकार की समवायता नहीं दर्शाते। ये आपके मोस्ट क्वेश्चन बनता है कई बार कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड ये समवायता या आइसोमेरिज्म में क्यों नहीं शो करते। सेकंड आता है 4 वाले में अपने स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि ये जो चारों पोजीशंस होती है, मान लो इसको मैं पोजीशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ, इसको 3 दे रहा हूँ, इसको 4, ये सारे एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, सारे 90 डिग्री के एंगल पर है। तो इनमें क्या होता है, पोजीशन डिफरेंट अपोजिट भी होती है, पास पास वाली भी होती है। तो अब हम देखते हैं कि आप जब इनमें सिस और ट्रांस बनाओगे तो कौन कौन सी पोजीशन पर अगर सेम ग्रुप को रखो तो सिस बनेगा, कौन कौन सी पोजीशन पे ग्रुप को रखो तो ट्रांस बनेगा। तो आप जब पास पास वाली पोजीशन कौन सी है, 1 और 2, अगर आप सेम ग्रुप को 1 और 2 पे रखते हो तो सिस बन सकता है। आप अगर सेम ग्रुप को क्या करो 2 और 3 पर रख दो तो भी सिस बनेगा। आप अगर 3 और 4 पे सेम ग्रुप रख दो तो भी सिस बनेगा। अगर आप सेम ग्रुप को 4 और 1 पे रख दो तो भी क्या अपने सिस बन सकता है। तो आपको तो एक बनाना है, इनमें से कोई भी पोजीशन चूज कर सकते हो सिस बनाने के लिए। और ट्रांस कब बनेगा, ट्रांस तब बनेगा जब आप क्या करो, एक ग्रुप को 1 नंबर पोजीशन पे रखो और एक ग्रुप को इसके एकदम सामने अपोजिट डायरेक्शन 3 पर रखो। तो अगर आप एक सेम ग्रुप 1 और 3 पे रखते हो तो ये विपक्ष यानी ट्रांस बन जाएगा, या फिर एक ग्रुप को 2 नंबर पर और एक ग्रुप को क्या है 4 नंबर पे रखो तो भी इनमें क्या है ट्रांस बनेगा। तो ट्रांस बनने की 2 पोजीशन कंडीशन है, सिस बनने की क्या है 4 कंडीशन है। तो जिन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन 4 आता है तो आपको क्या करनी है, उनकी स्क्वायर प्लेनर ही बनानी है, तभी आप उसमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर पाओगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, तो इसमें क्या है, ये ब्रैकेट यहाँ है PTNH3 का अल्टोइस Cl2, तो इसमें क्या है, 2 अमोनिया है 2 क्लोरीन है, टोटल 4 लिगेंड हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम क्या करेंगे, हमें ये कहा गया है कि इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाओ। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम हमेशा इसकी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे। बीच में रहेगा अपने सेंट्रल एटम जो प्लेटिनम है, एक बॉन्ड इस तरफ, एक बॉन्ड इस तरफ, एक बॉन्ड इस तरफ। इनमें भी क्या होगा, बीच में रहेगा प्लेटिनम, और चारों बॉन्ड हम क्या करेंगे, चार एक ही प्लेन में 4 जगह शो करेंगे। सबसे पहले हमें सिस बनाना है, तो सिस बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, सेम ग्रुप को पास पास में रखें। अब सेम ग्रुप यहाँ पर अमोनिया 2 है, वो भी सेम है, दोनों क्लोरीन भी सेम है, आप किसी एक को चूज कर सकते हो। मान लो मैं अमोनिया को पास में रखता हूँ, तो एक अमोनिया मैंने यहाँ पर रख दिया। अब सिस मेरे को इसमें बनानी है,
तो सिस बनाने के लिए दूसरा अमोनिया कहाँ रखूं? चाहे तो मैं इसके पास वाली यहाँ पे भी रख सकता हूँ, चाहे तो मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। हमने क्या किया, दो सेम ग्रुप अमोनिया को पास में रख दिया। अब हमें बाकी से मतलब नहीं है, बाकी जो बचे हुए दो ग्रुप है वो सेम हो या नहीं हो उनसे कोई मतलब नहीं है। वो सेम हो तो भी हमें ट्राई ये करना है कि उनको भी पास में रखा जाए, और अलग अलग डिफरेंट ग्रुप है तो हमें भी उनसे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो क्लोरीन है वो भी सेम है तो ट्राई ये करते हैं उनको भी हम पास पास में रखें। तो ये दोनों क्लोरीन भी पास पास में हो गए, दोनों अमोनिया भी पास पास में, तो ये हो गया सिस। अब मेरे को क्या करना है, इसका ट्रांस बनाना है। तो ट्रांस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक अमोनिया को तो यहीं पड़ा रहने देता हूँ, जबकि दूसरा अमोनिया को क्या करूंगा, इसके अपोजिट जाकर यहाँ रख दूंगा। तो ये ट्रांस हो गया। दो क्लोरीन भी सेम है तो एक को यहाँ रख देता हूँ और एक को मैं क्या करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया। तो ज्यामिति समावेता आते ही समझो आपको दो ही बनाने हैं। सेकंड एग्जांपल अगर मैं देखूं, तो सेकंड एग्जांपल में मेरे को क्या दिया है, CONH3 का होल ट्वाइस ClBr, चार कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसकी भी अगर मेरे को स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मैं स्क्वायर प्लेनर बनाऊंगा, लेकिन इस बार सेंट्रल आइटम है वो अपने कोबाल्ट है, तो इसमें मैं कोबाल्ट को रखूंगा। क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है तो मैं जो चारों बॉन्ड्स हैं उसको इस प्रकार अरेंज करने वाला हूँ। सेम ग्रुप दो अमोनिया है तो फर्स्ट अमोनिया को मैं यहाँ रख देता हूँ, सेकंड को अब इसके पास में कहीं पर भी यहाँ रख देता हूँ। अब बचे हुए दो ग्रुप सेम नहीं है तो हमें उनसे मतलब भी नहीं है, आप उनको अपनी मर्जी है कहीं पर भी रख सकते हो। एक Cl को यहाँ रख दो, एक Br को यहाँ रख दो, तो सेम ग्रुप अमोनिया वो अपने पास पास हो गए, मीन्स ये सिस बन गया। अब अपने को इसका ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस में भी अपने को अमोनिया का ही ध्यान रखना है क्योंकि सेम ग्रुप यही है। तो एक अमोनिया मैं यहाँ रख देता हूँ, एक अमोनिया मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। Cl को यहाँ रख देता हूँ, Br को बची हुई पोजीशन पे रख देता हूँ, तो ये अपने ट्रांस हो गया। आया दोस्तों समझ में? थर्ड अपने हैं, ये देखिए थोड़ा अलग सा एग्जांपल है, क्योंकि इसमें अपने क्या है, दो ही ग्लाइसिनेट दे रखे हैं। Gly का मीन्स होता है ग्लाइसिनेट आयन, और ग्लाइसिनेट आयन की स्ट्रक्चर क्या होती है दोस्तों, ग्लाइसिनेट आयन की स्ट्रक्चर होती है CH2COO माइनस, और इसके साथ जुड़ा होता है एक NH2। तो इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर इसके पास होता है और एक लोन पेयर इसके पास होता है। तो ये क्या है, दो लोन पेयर है, तो ये क्या है, एक डाइडेंटेंट यानी द्वितंतु लिगेंड है। तो जब भी मेटल आता है तो एक ही मेटल के साथ ये भी बॉन्ड बनाता है और ये भी बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर दो ग्लाइसिनेट है तो टोटल ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, चार बॉन्ड। इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो, इसकी भी क्या है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इस मीन्स क्या है, अपने को इसकी भी जो स्ट्रक्चर बनानी है वो स्क्वायर प्लेनर बनानी है। बीच में अपने रहेगा सेंट्रल एटम, प्लेटिनम है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में भी सेंट्रल एटम है वो अपने प्लेटिनम है। अब देखो अपने दो ही ग्रुप को जोड़ना है, चार बॉन्ड से जोड़ना है। तो क्योंकि ये द्वितंतु लिगेंड है, डाइडेंटेट है, तो हमें क्या करना है, दो बॉन्ड से एक ही ग्रुप को जोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक तरफ से NH2 ग्रुप को जोड़ देता हूँ, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2, और फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है COO माइनस। तो मैंने क्या किया, एक तरफ से इस प्लेटिनम को इस ऑक्सीजन से जोड़ दिया और एक तरफ से इसको मैंने क्या किया, नाइट्रोजन से जोड़ दिया। तो एक तरफ से नाइट्रोजन से जोड़ दिया और एक तरफ से ऑक्सीजन से जोड़ दिया। अब अपने को क्या करना है, एक ग्लाइसिनेट और जोड़ना है। अब एक ग्लाइसिनेट फिक्स है, जो बचे हुए दो बॉन्ड है इसी जगह पर हम जोड़ेंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सिस फॉर्म बनानी है, संपर्क बनाना है, तो इसके जुड़े हुए जो सेम एटम है वो पास पास में होने चाहिए। तो इसमें मैंने क्या किया था, ऊपर वाले में ऑक्सीजन को इधर जोड़ा था, नाइट्रोजन को इधर। तो सिस बनाते समय सेम एटम पास पास में होने चाहिए। तो इस बार मैं क्या करूंगा, सेकंड ग्लाइसिनेट जोड़ूंगा, उसमें भी ऐसा ही करूंगा, उसका भी ऑक्सीजन और जो ये ग्रुप है उसको मैं इसी तरफ जोड़ूंगा। इस COO से जुड़ा हुआ है अपने CH2, और CH2 से अपने जुड़ा हुआ है NH2, और NH2 को मैं जोड़ दूंगा इससे। तो ये जो दो सेम ग्रुप है इसमें पास पास आ गए, इधर वाले भी सेम ग्रुप पास पास में आ गए, तो ये तो बन गया इसका सिस फॉर्म। अब मेरे को क्या करना है कि इसका ट्रांस बनाना है। ट्रांस का मीन्स होता है कि सेम ग्रुप क्या होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक को तो ऊपर वाली तरीके से जोड़ दूंगा, NH2 CH2 COO माइनस। तो एक तरफ से ऑक्सीजन से जोड़ दिया
और एक तरफ से मैंने क्या किया, नाइट्रोजन से जोड़ दिया। अब ट्रांस बनाते समय ध्यान रखना है कि इसका जो CO ग्रुप इस डायरेक्शन में है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसका जो COO ग्रुप जोड़ूंगा वो इस तरफ जोड़ दूंगा, और इसका जो NH2 ग्रुप इस डायरेक्शन में ऊपर है, तो इस बार क्या करूंगा, इसका जो नाइट्रोजन जोड़ूंगा मैं वो इस तरफ जोड़ दूंगा। तो इन दोनों से जुड़ा हुआ है CH2 और इससे जुड़ा हुआ है CH2। तो ये NH2 इधर है, इसका NH2 इधर हो गया, इसका CO इस तरफ है, इसका CO इस तरफ हो गया। तो ये सेम ग्रुप सेम एटम क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांस हो गया। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स में क्या हो गया कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बनती है वो हो गया। अब अपने क्या करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं उन कंपाउंड्स में जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। अब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट मींस या तो वो 6 बॉन्ड बनाएंगे, इससे याद रखो, फिर उनमें क्या होगा, 6 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। और अपने को ये ध्यान रखना है, जब भी किसी कंपाउंड में 6 लिगेंड जुड़े या 6 एटम जुड़े हो, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल होती है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने शो कर रखी है, उन कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होती है ऐसी होती है। इन स्ट्रक्चर में देखो क्या है, 2 एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम, ये तो क्या है, एक ही प्लेन में जुड़े हुए हैं ऐसे, ये जुड़े हुए हैं ऐसे कि बीच में सेंट्रल एटम हो गया, एक जुड़ा हुआ ऐसे, एक जुड़ा हुआ ऐसे, एक जुड़ा ऐसे, एक जुड़ा ऐसे। एक क्या है, ये जो एटम है ये इस प्लेन के ऊपर अबव है, तो एक एटम क्या है, इस एटम से ऊपर की तरफ जुड़ा है, और ये वाली जो पोजीशन है ये क्या है, इसके नीचे की तरफ आ रही है, मीन्स ये क्या है, यहाँ से नीचे की तरफ जुड़ा है। तो इसको अगर मैं जोड़ू, यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ू, तो देखो कैसी स्ट्रक्चर बनती है। सब बॉन्ड को अगर मैं एक दूसरे से अगर जोड़ दूं, देखो एक पिरामिड है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, ऐसा ही एक पिरामिड क्या होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ बनेगा अगर मैं इन सब पोजीशंस को क्या है, यहाँ से ऐड कर दूं, ज्वाइंट कर दूं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, देखो चार, यहाँ पर 4 फेस बने, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। इस स्ट्रक्चर का नाम हम क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर, यानी 4 तो एक ही प्लेन में, तो स्क्वायर प्लेनर, और 2 पिरामिड्स बन रहे हैं इसमें, तो डाई पिरामिडल बोलते हैं। यह संरचना को हम, एक नाम और होता है ऑक्टाहेड्रल, यानी अष्टफलकीय संरचना भी कहा जाता है। तो 6 एटम आते समझ जाओ कि इनकी जो स्ट्रक्चर बनने वाली है वो ऑक्टाहेड्रल बनने वाली है। अब इनमें अगर हम देखें कि सिस फॉर्म कब होगी, ट्रांस कब होगी, तो ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको, तो अगर मैं इस पोजीशन को 1 नंबर दूं, इसको मैं अगर 2 नंबर दूं, इसको अगर मैं 3 नंबर दूं, इसको अगर 4 नंबर दूं, इस ऊपर वाले को अगर मैं 5 नंबर दूं और इसको 6 नंबर दूं, तो सबसे पहले सेम पास पास वाली पोजीशन अगर देखें, तो पास पास वाली पोजीशन कौन सी हो सकती है, 1 और 2। ये पास पास वाली पोजीशन है, तो अगर आप इन पे रखते हो तो 6 बनेगा, 2 और 3 पे रखते हो तो भी 6 बनेगा, 3 और 4 पे रखते हो तो भी 6 बनेगा, 4 और 1 पे भी अगर रखते हो तो ये भी पास पास वाली पोजीशन है तो भी 6 बनेगा। इसके अलावा ये जो ऊपर वाली कंडीशन है 5 नंबर है, ये चारों पोजीशन के लिए क्या है, पास सेम पोजीशन है, सेम डिस्टेंस पर है। तो ये 5th वाली पोजीशन भी क्या है, इन चारों के लिए 6 है। तो आप अगर 1 और 5 पर भी रख देते हो तो भी 6 बनेगा, 2 और 5 पे रख दो तो भी 6 बनेगा, 3 और 5 पे रख दो तो भी 6 बनेगा, 4 और 5 पे रख दो तो भी 6 बनेगा। ऐसे ये जो नीचे वाली पोजीशन है ये भी इन सब के लिए क्या है, 6 है। तो आप 1 और 6 पे रख दो तो भी 6 बनेगा, 2 और 6 पे रख दो तो भी 6 बनेगा, 3 और 6 पे रख दो तो भी 6 है, 4 और 6 पे रख दो तो भी आपके 6 बनेगा। तो ये 6 स्ट्रक्चर बनाने की आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, आपको इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटीज को चेंज करना है आपकी स्ट्रक्चर में। फिर आते हैं कि ट्रांस कब बनेगा। ट्रांस में क्या है कि अगर आप एक सेम एटम को 1 पे रखो और एक को एकदम इसके सामने 3rd पोजीशन पे रखो, तो ये ट्रांस हो जाएगी। तो 1 और 3 एक दूसरे के लिए ट्रांस है। अगर आप एक को 4 पे रखो और एक को 2 पे रखो, तो 2 और 4 भी क्या है, एक दूसरे के लिए ट्रांस है।
अगर आप एक को 5 पर रखते हो ऊपर की तरफ और एक को एकदम नीचे की तरफ रखते हो पिरामिड में, तो 5 और 6 भी एक दूसरे के लिए क्या है, अपोजिट पोजीशन है। तो ट्रांस की 3 पॉसिबिलिटीज है और सिस के लिए क्या है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। अब लेते हैं इसका एक एग्जांपल। अपने पास कंपाउंड दिया गया है CO NH3 का होल 4 और Cl2, 4 अमोनिया लिगेंड्स के फॉर्म में, 2 क्लोरीन है, और अपने को ये कहा गया है कि इस कंपाउंड में जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाइए, यानी ज्यामितीय समावयवी बनाइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या 6 आ रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जिसमें बीच में हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को रख देंगे, 4 बॉन्ड को इस प्लेन में एक में, और बाकी को हम क्या करेंगे, इस टाइप से शो करेंगे। अब हमें देखना है कि सेम ग्रुप को हमें पास पास में रखना है। तो इनमें ध्यान रखना है कि आपको सेम ग्रुप हो सकता है कई बार एक जैसे बहुत सारे ग्रुप मिल जाए, तो आपको क्या है, जिन सेम ग्रुप की संख्या कम है, नंबर कम है, उनके बेस पे आपको तैयार करना है। जैसे इसमें 4 सेम ग्रुप अमोनिया है और 2 क्लोरीन है, वो सेम है, तो कम वाले को ध्यान बेस में रखते हुए आप इनको तैयार करो। तो मैं क्या करता हूँ, क्लोरीन के बेस पे क्या करता हूँ, इसमें बनाता हूँ, तो एक क्लोरीन को यहाँ पर रख देता हूँ और एक क्लोरीन को यहाँ पर रख देता हूँ। अब बाकी मैं ट्राई ये करूंगा कि बचे हुए जो लिगेंड है वो भी पास पास वाली पोजीशन पे आए, लेकिन क्योंकि उनका नंबर बहुत ज्यादा है तो उनको ट्रांस पोजीशन भी मिलने वाली है। तो मैंने क्योंकि उनको बेस ही नहीं माना है, तो अपने क्लोरीन होने चाहिए, तो एक अमोनिया को मैं यहाँ रखता हूँ, एक यहाँ रखता हूँ, तो ये सिस हो गए। फिर एक अमोनिया को यहाँ रखता हूँ, तो ये भी एक दूसरे के लिए सिस हो गए। एक अमोनिया को यहाँ रखता हूँ, तो ये भी सिस हो गए। तो ये सारे अमोनिया एक दूसरे के लिए सिस है। बस ये जो ऊपर और नीचे वाले जो अमोनिया आ रहे हैं, ये एक दूसरे के लिए क्या है, ट्रांसपोजिशन पर आ रहे हैं। तो ज्यादा ग्रुप होंगे वो ट्रांसफर तो आएंगे, लेकिन अपने को ध्यान रखना है मैक्सिमम सिस आने चाहिए। तो ये जो कंडीशन अपने बनी है, ये हो गए अपने सिस। अब अपने को बनाना है इसका ट्रांस। तो ट्रांस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर कम नंबर वाले लिगेंड का ही ध्यान रखूंगा। तो मैं कम नंबर वाले को ही ध्यान रखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक क्लोरीन को यहाँ पर रख देता हूँ और एक क्लोरीन को यहाँ पर रख देता हूँ। ये ट्रांस हो गया। अब ट्राई ये करना है ज्यादा से ज्यादा अमोनिया भी ट्रांस होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक अमोनिया को यहाँ पर रख देता हूँ, एक अमोनिया को यहाँ रख देता हूँ, तो ये ट्रांस हो गए। एक अमोनिया को यहाँ रख देता हूँ और एक अमोनिया को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये भी एक दूसरे के लिए ट्रांस हो गए। लेकिन ये पास पास वाले भी हैं, तो ये भी सिस होंगे, लेकिन ये पॉसिबल है, इनके नंबर इतने ज्यादा है तो ये पास वाली पोजीशन पे आएंगे ही। तो ये क्या हो गया, सिस और ट्रांस हो गया। अब अपने को एक एग्जांपल और दिया है, COCl2 EN का ऑल्टवाइज, और इसके ऊपर क्या एक माइनस चार्ज लगाया हुआ है। तो इस कंपाउंड में अपने को क्या करना है, सिस और ट्रांस बनाना है। तो इसमें देखो, 2 तो क्लोरीन है और 2 एथाइलिन डाइअमाइन है। एथाइलिन डाइअमाइन क्या होता है, डाइडेंटेंट होता है, जिसकी स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार, CH2 CH2 NH2 NH2। तो एथाइलिन डाइअमीन में क्या होता है, जो बॉन्ड देने वाले दोनों एटम है वो नाइट्रोजन ही होते हैं। तो आपको कई बार इनको लिखने की नीड नहीं होती, आप क्या इनका केवल साइन ही लगा सकते हो कि एथिलीन डाइमीन क्या करेगा, अकेला 2 बॉन्ड बना सकता है। तो अपने को इस, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो अपने को इनको शो करना है, 6 है सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनने वाली है। तो इस प्रकार से सारे एटम अरेंज हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो कम नंबर है उनको बेस करता हूँ। तो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन को यहाँ रखता हूँ और एक क्लोरीन को मैं मान लो यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये एक दूसरे के पास पास वाली पोजीशन पे हो गए, तो ये बन गया अपने सिस। अब सेकंड जो ग्रुप है, एथाइलिन डाइअमाइन है। एथाइलिन डाइअमाइन में क्या होता है, 2 नाइट्रोजन होते हैं। तो इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। आप चाहे तो इसका क्या फॉर्मूला लिख सकते हो, NH2, इधर भी इसके NH2 होता है, दोनों बॉन्ड NH2 बनाता है। इससे भी एक CH2 जुड़ा है, फिर उससे एक CH2 जुड़ा है और इससे एक ग्रुप जुड़ा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और क्योंकि इसमें बॉन्ड देने वाले दोनों ग्रुप सेम होते हैं, तो आपको इनके फॉर्मूले को लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हो,
इसकी जगह इसका नेम भी लिख सकते हो EN, और ये बता सकते हो कि एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा और एक बॉन्ड क्या है यहाँ से बनेगा। तो आप इसके स्ट्रक्चर को EN लिख के भी शो कर सकते हो। तो ये भी, तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन पास पास में हो गए, दोनों एथिलीन डायमीन क्या हो गए पास पास में हो गए, तो ये अपने बन गया सिस फॉर्म। तो अब इसमें अपने को सेकेंड इसका ट्रांस बनाना है। तो ट्रांस बनाने के लिए अपने को क्या करना है, मान लो एक क्लोरीन को मैं रख देता हूँ यहाँ पर और एक क्लोरीन को रख देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो गया इसका ट्रांस। अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं, हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम कहाँ पर रखें, बस होना ट्रांस या सिस चाहिए। अब बचे दो एथिलीन डायमीन, तो एथिलीन डायमीन एक को तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर, एक इस बॉन्ड से और एक इस बॉन्ड से जोड़ देता हूँ। एक एथिलीन डायमीन क्या है इसके एकदम सामने वाली पोजीशन पे यहाँ रख देता हूँ। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया एथिलीन डायमीन, और दो क्लोरीन है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये क्या बन गया इसका ट्रांसपोजिशन बन गया। आया दोस्तों समझ में? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, तो आप उनसे सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई एग्जाम्पल आपको समझना हो तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो अपने त्रिविम समवेता का जो अगला प्रकार है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप है, वो अपने होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक समावेवता। इसका एक नाम और है, इसे हम ध्रुवण समावेवता भी कहते हैं, रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी इसे कहा जाता है। ये इसका सेकंड नाम है, इसे हम रोटेशनल आइसोमेरिज्म या ध्रुवण समावेवता भी बोलते हैं। अब ध्रुवण समावेवता क्या होती है तो इसको हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद अपने इनकी डेफिनेशन करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दो हैंड दिखाई दे रहे हैं, ये अपना फर्स्ट हैंड है और ये अपना सेकंड हैंड है। अगर अपने को ये कहा जाए कि इन दोनों हैंड में डिफरेंस बताना है तो क्या डिफरेंस होगा, तो आप अगर अपने दोनों हैंड्स को देखो तो आपको लगेगा कि मेरे दोनों हैंड्स क्या है सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों ये दोनों हैंड्स केवल दिखने में सेम है, लेकिन रियल में इन दोनों हैंड्स में क्या है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या हो गया, हमारे तो दोनों हैंड सेम है, डिफरेंस ये है कि आपके इस हैंड का जो थंब अंगूठा है वो इस तरफ है, तो आपके उस हैंड का जो थंब है वो इस तरफ है। आपके हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है फर्स्ट हैंड की वो इस तरफ है, तो उस फर्स्ट सेकंड हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है वो इस तरफ है। आपकी जो लास्ट फिंगर है फर्स्ट हैंड की वो इस तरफ है, तो वो क्या है इस तरफ है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सेम अपने हैंड के जो ग्रुप्स है जो फिंगर्स और थंब है वो एकदम एक दूसरे के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर अपने को इस हैंड को अगर मैं फर्स्ट हैंड को अगर मिरर में देखूं तो आपको लगेगा कि आपका जो सेकंड हैंड है वो आपको अपना मिरर में दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप दोनों हैंड को एक दूसरे के सामने सामने रखो तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने क्या है अपने फर्स्ट हैंड को मिरर के सामने रख दिया है, तो आपका सेकंड हैंड क्या है उस मिरर में आपको क्या है दिखाई दे रहा है। तो रियल में क्या अपने दोनों हैंड है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जो क्या होते हैं मिरर इमेज होते हैं। दोस्तों नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो देखने में एक जैसे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, उनका हर गुण एक जैसा है, उनकी हर प्रॉपर्टी एक जैसी है, उनमें बस एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है कि आप अगर उस कंपाउंड पे स्टडी करो रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट जो कंपाउंड है उसमें जो एटम का अरेंजमेंट है व्यवस्था है, सेकंड ग्रुप में सेकंड कंपाउंड में जो एटम उनकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था एक दूसरे के एकदम विपरीत है अपोजिट है। फर्स्ट कंपाउंड में जो एटम आपको इस साइड में जुड़ा हुआ मिलेगा, सेकंड ग्रुप में क्या है वो एटम आपको उस साइड में जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे ये हैंड दिखाई दे रहे हैं वैसे ही दोनों ग्रुप कंपाउंड है, दो कंपाउंड है जो एक देखने में एक जैसे हैं लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत सारा होता है, तो आप इनका पता ही नहीं कर पाते। अब अगर मैं इन दोनों कंपाउंड में यानी दोनों एंड में डिफरेंस करूं कि इन दोनों एंड में डिफरेंस क्या है क्या अंतर है, तो ये ध्यान रखना कि जो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं प्रकाशिक समावेता दर्शाते हैं वो दोनों कंपाउंड ही क्या होते हैं एक जैसे गुण वाले होते हैं, इनका फॉर्मूला भी सेम होगा, इनके स्ट्रक्चर भी सेम, उनकी सारे गुण ही सेम होंगे, बस एक गुण को छोड़कर इनके गुण अलग होंगे। और वो गुण होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को घुमाने का। अगर मैं इस कंपाउंड में से समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर निकालूं तो ये फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जो प्लेन होता है तल होता है, मान लो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो इस प्लेन पे सीधी जा रही है, तो वो क्या करेगा
इसको थोड़ा सा मोड़ देगा घड़ी की दिशा में, और उनमें से एक कंपाउंड क्या करेगा, जैसे उस कंपाउंड के अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट जो एकदम स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, सीधे जा रही है, जैसे उसके अंदर से होके निकलेगी उसका प्लेन क्या है, थोड़ा सा घूम जाएगा और वो घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज क्या है, अब रोटेट करने लगेगी। तो इनमें से एक कंपाउंड क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, और दूसरा जो कंपाउंड होता है वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, रोटेट करता है। ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमा देगा लाइट के प्लेन को, और ये क्या करेगा, लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। अब ऐसा जो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी की दिशा में घुमा देता है उसे हम डेक्सो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम डेक्सो रोटेटरी या हिंदी में दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक बोलते हैं। और इसका जब भी हम नाम या फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके फॉर्मूले के आगे हम क्या करते हैं, स्मॉल डी डैश करके ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। ये डी क्या है और ये प्लस क्या है, डी तो क्या है, इसके नाम से लिया गया है डेक्सो रोटेटरी से, क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है जिसे हम इंग्लिश में डेक्सो रोटेटरी कहते हैं। तो ये डी आपको उसके नाम के आगे शो करेगा कि ये उस प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाने वाला है। और प्लस यहाँ पर जब हम इसका नाम लिखते हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितने डिग्री एंगल पर घड़ी की दिशा में घुमाता है, उसकी कौन एंगल है वो भी इसमें साथ में लिखा जाता है। तो उस कोण को हम क्या करते हैं, हमेशा प्लस की वैल्यू में लिखते हैं, तो ये प्लस उसके एंगल को शो करता है। ऐसे जो दूसरा कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, लेवो रोटेटरी बोलते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। और इनका जब नाम लिखा जाता है तो इनके नाम के आगे स्मॉल एल और ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस का साइन लगाया जाता है। एल इनके नाम को शो करता है कि लेवो रोटेट यानी वाम ध्रुवण घूर्णक है, और माइनस शो करता है कि इसका जो एंगल बनेगा, कितने डिग्री एंगल पे लाइट को घुमाता है, वो हमेशा माइनस में लिखा जाता है। आया दोस्तों समझ में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, तो इसकी तीन कंडीशन है। एक तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, ये जरूरी शर्त है, कंडीशन है कि कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, ये इनकी पहली शर्त रहती है। दूसरी शर्त क्या होती है कि दोनों कंपाउंड क्या है, जब आप दोनों कंपाउंड को एक दूसरे के ऊपर रखो तो दोनों कंपाउंड को एक दूसरे के ऊपर रखने पर क्या है, दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होने चाहिए। यानी जब आप दोनों कंपाउंड को एक दूसरे के ऊपर रखो तो सेम एटम के ऊपर सेम एटम नहीं आना चाहिए। जैसे अपने मान लो इस हैंड को अगर मैं ऐसा का ऐसा उठा के इस हैंड के ऊपर रख दूं तो ये वाली जो फिंगर है ये तो जाएगी स्तंभ के ऊपर, ये वाली जो सेकंड फिंगर है ये जाएगी फर्स्ट फिंगर के ऊपर, और इधर वाला जो थंब है वो आएगा इसकी लास्ट फिंगर के ऊपर। यानी कोई भी ऐसी फिंगर या थंब नहीं होगा जो सेम फिंगर के ऊपर आए। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सेकंड शर्त है कि जब आप कंपाउंड को उठाकर एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो सेम ग्रुप के ऊपर। तो इसकी थर्ड शर्त ये होती है कि जो कंपाउंड होते हैं इनमें जो सेंट्रल एटम है, जैसे मान लो अपना ये हैंड है, ये इसकी सेंटर फिंगर है, ठीक है, इसके दोनों तरफ एक एक फिंगर है, ये अपनी क्या है, सेंटर फिंगर है। इस सेंटर एटम से दोनों तरफ जो बाकी बचे हुए एटम्स जुड़े हैं ये भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ये इसकी थर्ड शर्त रहती है। जैसे अपने इसमें इधर फर्स्ट फिंगर, इधर थंब है, इधर थर्ड फिंगर, इधर फोर्थ फिंगर है, तो सब सेम अलग अलग है। तो वैसे ही क्या होता है, अपना जो कंपाउंड होता है उससे जुड़े हुए सेंट्रल एटम से जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग होने चाहिए। तीन शर्तें हैं, पहली मिरर इमेज होना चाहिए, दूसरा सुपर इम्पोजिबल नहीं होना चाहिए, और थर्ड सेंट्रल एटम से जुड़े हुए ग्रुप क्या है, अलग अलग होने चाहिए। तो ये इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। तो इसकी अगर परिभाषा देखें तो स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, मिरर इमेज होते हैं ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के, एंड दे डिफर इन द डायरेक्शन, और जिनमें डायरेक्शंस क्या होती है, एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं, विच दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। तो वो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को
रोटेट कर देते हैं। दे डू नॉट पॉजेज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। ये चलो प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी आपके काम का नहीं है, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो आपको 3 कंडीशन है, सुपर इम्पोजिबल नहीं होने चाहिए, ये फर्स्ट हो गया, एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए सेकंड हो गया, और थर्ड हो गया पर क्या है, सेम ग्रुप नहीं आना चाहिए कि वे क्या करें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करें, रोटेट कर सके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अपने देखते हैं इनके एग्जांपल्स क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम केवल देखेंगे उन कंपाउंड्स में जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 होता है। 6 समन्वय संख्या वाले कंपाउंड्स में हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता को पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम कंपाउंड देखते हैं, COEN का होल ट्वाइज Cl2, और यहां पर लगा हुआ ये प्लस, ये रियल में प्लस आपकी क्या है, ऊपर है। ठीक है, अब अपने को ये कह रहा है कि इसका प्रकाशिक समावयवी बनाइए, तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको अपनी मर्जी से क्या करना है, कोई भी एक स्ट्रक्चर बना देनी है। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इनकी स्ट्रक्चर भी फिक्स है कि जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हमेशा ऑक्टाहेड्रल बनती है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इनके दोनों कंपाउंड के लिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना के छोड़ दो। अब अपने को क्या करना है, अपनी मर्जी से, हमें पहला अपनी मर्जी से बनाना है। हम क्या करते हैं, अब सिस्टर्स नहीं बनाना है अपने को, इनके ऑप्टिकल आइसोमर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन को अपनी मर्जी से क्या करते हैं, कहीं पर भी अरेंज कर देते हैं। मान लो एक क्लोरीन को मैंने यहां अरेंज कर दिया, एक क्लोरीन को मैंने क्या किया, यहां अरेंज कर दिया, तो दूसरे क्लोरीन को मैं क्या करता हूं, यहां अरेंज कर देता हूं। अब एक एथिलीन डाइमीन को मैंने यहां अरेंज कर दिया, दूसरा एथिलीन डाइमीन में क्या करता हूं, यहां अरेंज कर देता हूं। अब ये मैंने अपनी मर्जी से एक स्ट्रक्चर बनाई है, अब मेरे को क्या करना है, इसके सामने एक मिरर मानते हुए इसकी एक स्ट्रक्चर बनानी है, और अपने को ये लगना चाहिए कि वो कंपाउंड है इसकी मिरर इमेज हो। तो मिरर इमेज अगर हम चाहें तो हम क्या देखते हैं कि इधर वाले जो क्लोरीन आपने बनाए वो आपको मिरर इमेज में क्या होंगे, इधर दिखाई देंगे। तो ये एक Cl इधर दिखाई देगा और एक Cl क्या है, इधर दिखाई देगा। और ये जो एथिलीन डाइमीन आपने इधर बनाए दोनों, वो आपको क्या है, यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। तो इस मिरर इमेज में एक एथिलीन डाइमीन के आपको इस तरफ दिखाई देगा, और इधर वाला जो एथिलीन डाइमीन है वो आपको क्या है, इधर दिखाई देगा। ये हो गई फर्स्ट शर्त, दोनों मिरर इमेज बन गए। सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इनकी मिरर इमेज बना दो और आप क्या करो, इस कंपाउंड को यहां से उठाकर अगर इसके ऊपर रखो, तो कहीं ऐसा ना हो सेम ग्रुप के ऊपर सेम ग्रुप आ जाए। तो अगर मैं इसको उठाकर यहां से यहां पर रखूं, तो देखो ये जो एथिलीन डाइमीन है वो तो जाएगा इस क्लोरीन के ऊपर, और ये एथिलीन डाइमीन भी जाएगा इस क्लोरीन के ऊपर, और ये जो क्लोरीन है ये जाएगा इस जगह पर, तो यहाँ तो इसका एथिलीन डाइमीन पड़ा है, और ये क्लोरीन जाएगा इसकी इस पोजीशन पे, यहाँ पर भी क्या है, एथिलीन डाइमीन है। इट मींस कोई भी ग्रुप है वो सेम ग्रुप है, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहा। इट मींस अपनी जो स्ट्रक्चर है ये एकदम सही बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर बनाने के बाद में, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अपनी जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, सुपर इम्पोजिबल हो रही हो। क्योंकि केवल मिरर इमेज होना ही एक कंडीशन नहीं है, अपने साथ में क्या है, दूसरी कंडीशन भी होती है। ऐसे ही देखो अपने को एक एग्जांपल और दिया है, COEN का होल थ्राइस 3+। इस कंपाउंड में तो 3 EN है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 हो गया। अपने को इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 है, तो इसमें भी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल बनने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन एटम को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एथिलीन डाइमीन को अरेंज करता हूँ। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो सेम ग्रुप आपको क्या करो, ट्रांस पे नहीं करो। मान लो एक एथिलीन डाइमीन आपने यहाँ पर रख दिया और एक यहाँ पे रख दिया, तो ये मत करो, क्योंकि इसमें जब मिरर इमेज बनेगी तो ये वाला यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सेम ग्रुप के ऊपर क्या हो जाएगा, सेम ग्रुप आ जाएगा। वो अपने को ये काम करना नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप करो तो आमने सामने कभी भी सेम ग्रुप को मत लगाओ। इससे क्या होगा, आपकी
स्ट्रक्चर गलत हो सकती है। तो हमें क्या करना है, अपोजिट तो लगाना ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एथिलीन डाइमीन तो यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि अकेला 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड्स इसको जोड़ दिया। एक एथिलीन डाइमीन को मैं ऊपर लगा देता हूँ, ये भी 2 बॉन्ड बनाता है अकेला, तो एक इसको यहाँ से जोड़ दिया। एक एथिलीन डाइमीन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जोड़ देता हूँ, तो ये हो गया। आया दोस्तों समझ में? अब इसकी क्या करनी है, मेरे को मिरर इमेज बनानी है। तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला एथिलीन डाइमीन है अपने, ये वाला फर्स्ट वाला एथिलीन डाइमीन, ये अपने को क्या है, इधर एकदम सामने दिखाई देगा। तो फर्स्ट वाला एथिलीन डाइमीन क्या अपने को इधर शो हो रहा है। सेकंड जो ऊपर वाला एथिलीन डाइमीन है जो इस तरफ है, वो अपने को क्या है, इसमें इस तरफ दिखाई देगा। और थर्ड वाला जो एथिलीन डाइमीन है जो इस तरफ दिखाई दे रहा है, वो थर्ड वाला एथिलीन डाइमीन क्या है, अपने को इस तरफ दिखाई देगा। तो ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज भी बन गई, एक दूसरे के ऊपर क्या है, सुपर इम्पोजिबल भी नहीं हो रहा। तो ये होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमने क्या किया, इस क्लास के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 तरह की आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उन दोनों को पढ़ा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो 4 टाइप्स होते हैं, कैसे उनके आइसोमर बनाते हैं वो पढ़ा, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के जो 2 टाइप्स हैं, वो कैसे उनके आइसोमर बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। आशा है कि आपको मेरी क्लास में जो पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, और हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाए, लेकिन लैंग्वेज को हमेशा सिंपल रखा जाए। तो आपको अगर हमारी क्लास पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, ताकि हम आगे से आगे और बढ़ सकें। और हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप जितना ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा हमारे वीडियोस को देखेंगे, हमारी हिम्मत उतनी ज़्यादा बढ़ती है, और हम हमेशा प्रयास यही करते हैं कि आपके लिए उतना ज़्यादा और ज़्यादा एक्टिव बना जा सके, आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से आपके सामने क्या है, मैटर को रिप्रेजेंट किया जा सके। हमारी क्लास से, मोदी केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़े रहिए, अपनी सपोर्ट को बनाए रखिए और हमेशा पढ़ते रहिए। थैंक यू।